व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड इन द प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया जो है, प्लेसेंटा प्रीविया किसके अंदर आता है सर? एपीएच के अंदर आता है। बार बार बताया हूं प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्सियो प्लेसेंटा एपीएच के अंदर आता है। एपीएच कब होता है? एपीएच कब होता है? 20 वीक के बाद, 20 वीक के बाद, और डिलीवरी से पहले जो ब्लीडिंग होती है दैट इज एपीएच के अंदर आती है। मोस्ट कॉमन कोज क्या है? मोस्ट कॉमन कोज है इसका एब्रप्सियो प्लेसेंटा। अगर ऑप्शन में ना मिले तो प्लेसेंटा प्रीविया आंसर आप लगाएंगे। तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग के अंदर जो कलर है, जो ब्लड का कलर होगा वो कैसा होगा? ब्लीडिंग हो रही है किसके अंदर? किसके अंदर ब्लीडिंग हो रही है? प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर। प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड का कलर, यानी जो ब्लीडिंग हो रही है उसका कलर क्या होगा? पहला ऑप्शन है यहां पर ब्राइट रेड होगा, सेकंड ऑप्शन है यहां पर ब्राउन रेड होगा, थर्ड ऑप्शन यहां पर ब्रिक रेड होगा, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर नन ऑफ दी अबव होगा। चलेगा, मैंने ये काट दिया, 3 ऑप्शन है, फटाफट से आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर जनरली किस टाइप का ब्लड होता है? कलर आपको बताना है, जल्दी से आपको आंसर बताना है। चलेगा, इस क्वेश्चन का अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर अपन कहे, बिल्कुल करेक्ट आंसर अपन कहे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहां पर ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होती है। किसकी ब्लीडिंग होती है? ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होती है। अगर यहीं पर अपन कहें कि एब्रप्सियो प्लेसेंटा, जो एब्रप्सियो प्लेसेंटा अदर टाइप का जो एपीएच है उसके अंदर किस टाइप की ब्लीडिंग होती है, तो यहां पर डार्क रेड कलर की होती है। किसकी? डार्क रेड कलर की ब्लीडिंग होती है। याद रहे, दोनों आपको याद होना चाहिए। प्लेसेंटा प्रीविया की बात करें तो ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होती है, और एब्रप्सियो प्लेसेंटा की बात करें तो डार्क रेड कलर की यहां पर ब्लीडिंग होती है। दोनों ही क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। दोनों ही क्वेश्चन से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो सेशन को लाइक शेयर करते रहेगा। जो भी कैंडिडेट पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 102 102 नंबर क्वेश्चन है। 102 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, देखेगा, मैनेजमेंट ऑफ एटोनिक पीपीएच। जो एटोनिक पीपीएच है, एटोनिक पीपीएच जानते हो ना? बिल्कुल, एटोनिक पीपीएच, पीपीएच मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज। और पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है जनरली मैं बता चुका हूं। पोस्टपार्टम हेमरेज जनरली मैं बता चुका हूं कि अगर प्रेगनेंसी डिलीवरी हो चुकी है, डिलीवरी हो चुकी है, बेबी डिलीवर हो चुका है, क्या बेबी डिलीवर्ड हो चुका है, और बेबी डिलीवर्ड होने के जस्ट विद इन 24 आवर से लेकर अगर 6 वीक तक, अगर 6 वीक बोले तो 42 डेज तक अगर ब्लीडिंग होती है दैट कंसिडर इन द पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर इसको कंसिडर किया जाता है। याद रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर एटोनिक पीपीएच हुआ है, यानी पीपीएच किसके कारण से हुआ है? एटोनिसिटी के कारण से हुआ है। यूट्रस के अंदर एटोनिसिटी है, उसके कारण से पीपीएच हुआ है। तो उसका मैनेजमेंट अपन कैसे करेंगे? पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा, यूटेराइन मसाज करेंगे। सेकंड ऑप्शन देखेगा यहां पर यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन देंगे, ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन यहां पर देंगे, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन यहां पर देखेगा बाय मैनुअल कंप्रेशन यहां पर करेंगे, और फोर्थ ऑप्शन देखेगा ऑल ऑफ दी अबव यहां पर करेंगे। तो बेसिकली यहां पर आंसर आपको देना है एटोनिक पीपीएच का। एटोनिक पीपीएच है तो जनरली क्या एक्शन आपका होगा, कौन कौन सा मैनेजमेंट आप वहां पर करेंगे? चलेगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। एटोनिक पीपीएच हो रखा है, चलेगा। अगर एटोनिक पीपीएच हो रखा है तो जनरली अपन मसाज करते हैं, यूटेराइन मसाज करते हैं। उसके बाद अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो अपन क्या करेंगे? ऑक्सीटोसिन या प्रोस्टाग्लैंडिन दे देंगे ताकि कॉन्ट्रैक्शन होंगे, और कॉन्ट्रैक्शन के कारण से ब्लीडिंग बंद हो सकता है। उसके अलावा अगर नहीं हुआ तो बाय मैनुअल कंप्रेशन वहां पर करेंगे, यानी तीनों ही करेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां पर तीनों ही करेक्ट आंसर है, तीनों ही मैनेजमेंट अपन करेंगे। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 103 नंबर 103 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है। द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ परप्यूरियम। देखिए क्वेश्चन यहां पर समझ में आ रहा होगा, समझ में आ गया होगा परप्यूरियम क्या होता है और इसका ड्यूरेशन कितना होता है। तो जनरली आप सबको पता है डिलीवरी के बाद किस टाइम पीरियड को हम परप्यूरियम कहते हैं, किस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? परप्यूरियम कहते हैं। चलिएगा, आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। पहला ऑप्शन यहां पर 2 वीक तक कहेंगे, सेकंड ऑप्शन यहां पर 4 वीक तक कहेंगे, थर्ड ऑप्शन यहां पर 6 वीक तक कहेंगे, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर 8 वीक तक कहेंगे। तो परप्यूरियम पीरियड जनरली किस वीक तक माना जाता है? आंसर आपको देना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा।
चलेगा। अगर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर अपन कहे तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी, बेबी जैसे ही डिलीवर्ड होता है उससे लेकर 6 वीक तक, उससे लेकर 6 वीक यानी कि अगर डेज की बात करें तो 42 डेज, 42 दिन तक का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज अ नॉर्मल परप्यूरियम, दैट इज अ नॉर्मल परप्यूरियम। याद रखेगा 6 वीक या फिर 42 डेज तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको नॉर्मल परप्यूरियम कहते हैं। याद रखेगा, भूलना नहीं है, आपको आना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा ये पूछा जा रहा है, सिंपल सा ये पूछा जा रहा है 104 नंबर क्वेश्चन में। परप्यूरियम सेप्सिस, सेप्सिस मतलब जानते हो ना इन्फेक्शन, सेप्सिस मतलब कि इन्फेक्शन, यानी परप्यूरियम पीरियड के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है दैट इज अ परप्यूरियल सेप्सिस। परप्यूरियम पीरियड के अंदर सेप्सिस हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है दैट इज अ परप्यूरियम सेप्सिस। इज द इन्फेक्शन ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट, जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर इंफेक्शन होगा कि हम उसको परप्यूरियम सेप्सिस कहेंगे। तो कब इंफेक्शन होगा, कितने टाइम पीरियड में होगा? जनरली मैंने बता दिया है आपको परप्यूरियम पीरियड कितना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। पहला ऑप्शन यहां पर है 4 to 6 वीक आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के 4 to 6 वीक पर। सेकेंड ऑप्शन है 2 to 3 वीक बिफोर डिलीवरी, डिलीवरी से 2 से 3 वीक पहले। उसके अलावा सी ऑप्शन है यहां पर 6 to 9 वीक आफ्टर डिलीवरी, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर नन ऑफ दी अबव। चलेगा, आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? देखिएगा यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें अपन, बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो परप्यूरियल सेप्सिस जनरली जो होता है परप्यूरियम पीरियड के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? परप्यूरियम पीरियड के अंदर होगा। परप्यूरियम पीरियड नॉर्मल मैंने बताया था कि 6 वीक तक होता है, आफ्टर डिलीवरी 6 वीक तक होता है, यानी 42 डेज तक होता है। अब आफ्टर डिलीवरी की बात की जा रही है तो बिफोर डिलीवरी वाला ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा। आफ्टर डिलीवरी यहां पर 6 to 9 वीक है, तो 6 to 9 वीक नहीं होता है, और नन ऑफ दी आउट गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर आंसर हो गया। 4 to 6 वीक के अंदर अगर इन्फेक्शन हो रखा है तो उसको अपन कहेंगे, उसको अपन क्या कहेंगे? परप्यूरियल सेप्सिस कहेंगे। आफ्टर डिलीवरी 4 to 6 वीक के अंदर अगर इन्फेक्शन होता है दैट इज अ परप्यूरियल सेप्सिस। याद रखिएगा, परप्यूरियम पीरियड आपको याद है तो इसके रिगार्डेड सभी क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 105 नंबर 105 नंबर क्वेश्चन है, और 105 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। 105 नंबर क्वेश्चन कहता है पोस्ट पार्टम पीरियड बिगिंस आफ्टर द, पोस्ट पार्टम पीरियड कब स्टार्ट हो जाता है? पोस्ट पार्टम पीरियड कब स्टार्ट हो जाता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। पहला ऑप्शन है एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा, जैसे ही प्लेसेंटा एक्सपेल आउट होगा तो पोस्ट पार्टम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है एक्सपल्सन ऑफ फीटस, फीटस का एक्सपल्सन होते ही। थर्ड ऑप्शन है यहां पर डिस्चार्ज ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद। और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन यहां पर 6 वीक आफ्टर डिलीवरी, 6 वीक आफ्टर डिलीवरी यानी डिलीवरी के 6 महीने बाद पोस्टमार्टम स्टार्ट होता है। चलिएगा, आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है, पोस्टमार्टम पीरियड कब स्टार्ट होता है। आंसर आपको देना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, जनरली अगर अपन कहे पोस्टपार्टम पीरियड की तो पोस्टपार्टम पीरियड आपका स्टार्ट होता है एक्सपल्सन ऑफ द फीटस। जैसे ही फीटस का एक्सपल्सन हो जाता है वहीं से आपका टाइमिंग काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, और वहीं से आपका क्या होता है पोस्टपार्टम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और पोस्टपार्टम पीरियड स्टार्ट हो जाए कहां तक होता है, कहां तक रहता है? 6 वीक तक जनरली अपन उसको मानते हैं। कहां तक मानते हैं? 6 वीक तक जनरली उसको अपन मानते हैं। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रहे। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, रिस्क फैक्टर फॉर द इक्लेम्सिया। देखिएगा, इक्लेम्सिया किस किस कारण से हो सकता है? इक्लेम्सिया जानते हो, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के अंदर काफी अच्छी तरीके से भेजे में घुस गया होगा इक्लेम्सिया, प्रीक्लेम्सिया, इक्लेम्सिया, प्रीक्लेम्सिया। तो इक्लेम्सिया के रिगार्डेड रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन सी कंडीशन है जो कि प्रीक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया आपको करवा सकते हैं? तो आंसर देना, पहला ऑप्शन है डायबिटीज, सेकंड ऑप्शन है पोलियो हाइड्रियमनियास, थर्ड ऑप्शन है यहां पर माल न्यूट्रिशन, और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर ऑल ऑफ दीज। चलेगा, आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। इक्लेम्सिया का अगर रिस्क फैक्टर माने तो अगर किसी लेडी को डायबिटीज है तो उसको इक्लेम्सिया हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। अगर पोली हाइड्रियमनियास हो रखा है तो बिल्कुल सही बात है, इक्लेम्सिया हो सकता है। अगर माल न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट में नहीं लिया जा रहा है तो भी हो सकता है। तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तीनों ही ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, डायबिटीज,
पॉलीहाइड्रेमनास और माल न्यूट्रिशन तीनों के कारण से ही इक्लेम्सिया की कंडीशन हो सकती है। याद रहे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है यहां तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, सारे क्वेश्चन आपको याद होंगे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 107 नंबर, 107 नंबर क्वेश्चन है। और 107 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। क्वेश्चन कहता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ शोक इन ऑब्स्ट्रक्टिव, यानी ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर अगर शोक होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर अगर शोक होता है तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है। याद रखेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जितने स्टार बनाएंगे कम है, आपको याद होना चाहिए। पहला ऑप्शन यहां पर देखा, प्लेसेंटल एब्नॉर्मलिटीज। सेकेंड ऑप्शन है यूट्रस एब्नॉर्मलिटीज। थर्ड ऑप्शन है पीआईएच। और फोर्थ ऑप्शन है जीडीएम, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, यूट्रस एब्नॉर्मलिटीज और प्लेसेंटल एब्नॉर्मलिटीज। चलेगा, आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा, अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अगर अपन बात करते हैं यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर की कि ऑब्स्ट्रक्टिव शोक की बात करें तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज अपन जनरली माने तो प्लेसेंटल एब्नॉर्मलिटीज को मानते हैं। किसको मानते हैं? प्लेसेंटल एब्नॉर्मलिटीज को मोस्ट कॉमन कॉज मानते हैं। और अप्रोक्सीमेटली 90% केसेस के अंदर यही देखा जाता है, 90% केसेस के अंदर यही देखा जाता है कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव शोक होते हैं उनके अंदर 90% केसेस किसके कारण से होते हैं? प्लेसेंटल एब्नॉर्मलिटीज के कारण से होते हैं। याद रखेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। याद रहे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलेगा, अब यहीं पर अगर मैं आपको बता दूं, यहीं पर मैं अगर आपको बता दूं, नॉर्मली कुछ क्वेश्चन तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, अगर जनरली अपन बात करें हेमरेजिक शोक, क्या हेमरेजिक शोक की अगर बात करें तो हेमरेजिक शोक जनरली जो होता है वो किसके कारण से? हाइपोवोलीमिया के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? हाइपोवोलीमिया के कारण से होता है। जनरली आप सबको पता है, अगर ब्लीडिंग होगी तो क्या होगा? बॉडी के अंदर हाइपोवोलीमिया हो जाएगा, जिसके कारण से हेमरेजिक शोक देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर सेप्टिक शोक की बात करें तो सेप्टिक शोक जनरली जो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं उसके कारण से देखने को मिलता है, यानी रिलीज टॉक्सिन रिलीज होते हैं, उसके कारण से यहां पर देखने को मिल सकता है। उसके अलावा कार्डियोजेनिक की अगर बात करें तो हार्ट के रिगार्डेड चला जाता है। उसके अलावा न्यूरोजेनिक शेक की बात करें तो कुछ केमिकल्स के कारण से या ड्रग इंजरीज के कारण से ऐसा हो सकता है। ठीक है, ड्रग के कारण से हो सकता है। उसके अलावा अलग से शोक होते हैं, तो बेसिकली यहां पर एक शोक आपको याद रखना है जो कि आपको याद होना चाहिए, हेमरेजिक शोक यानी हाइपोवोलीमिया के कारण से होता है। इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियसली बीपीसीसीएचएन के एग्जाम के अंदर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 108 नंबर, 108 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द पोस्टपार्टम हेमरेज। चलेगा, आंसर बताएगा। पोस्टपार्टम हेमरेज से आप क्या समझते हैं? सॉरी, हेमरेज नहीं, यहां पर पोस्टपार्टम है केवल। व्हाट डू यू मीन बाय पोस्टपार्टम से आप क्या समझते हैं? पोस्टपार्टम से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन आंसर देना। पहला ऑप्शन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। सेकंड ऑप्शन है ड्यूरिंग इंट्रानेटल के दौरान, यानी इंट्रानेटल यानी लेबर के दौरान। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान। और फोर्थ ऑप्शन है आफ्टर द चाइल्ड बर्थ के बाद की कंडीशन। चलेगा, आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। क्या समझते हैं आप पोस्टपार्टम से? पोस्टपार्टम का मतलब क्या होता है, आंसर आपको बताना है। चलेगा, सबको पता है इसका आंसर। पोस्ट मतलब बाद में, तो आफ्टर चाइल्ड बर्थ की जो कंडीशन होती है दैट इज अ पोस्टपार्टम। आफ्टर चाइल्ड बर्थ की जो कंडीशन है, आफ्टर चाइल्ड बर्थ यानी चाइल्ड का बर्थ हो चुका है, बच्चे का बर्थ हो चुका है, बच्चा डिलीवर हो चुका है, बेबी डिलीवर हो चुका है, उसके बाद की कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? पोस्टपार्टम कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पोस्टपार्टम कहते हैं। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा, तो सेशन को लाइक शेयर करते रहेगा ताकि सभी तक सेशन पहुंच जाए, सभी को बेनिफिट हो। और जो भी कैंडिडेट पहली बार विजिट कर रहा है, बार बार विजिट करता है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसी तरीके से सेशन आपको मिलेंगे और पूरा पेपर, दोनों पेपर मोल्डेड करके आपको दिया जा रहा है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर, 109 नंबर क्वेश्चन है। 109 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखिएगा। व्हाट इज द मेजर कॉम्प्लिकेशन फॉर द पोस्टपार्टम हेमरेज? पोस्टपार्टम हेमरेज का मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या है? पोस्टपार्टम हेमरेज का मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन देखिएगा, यहां पर
पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा चाइल्ड मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी, सेकंड ऑप्शन देखिएगा इन्फेंट मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी, और फोर्थ ऑप्शन देखेगा यहां पर, थर्ड ऑप्शन देखेगा मैटरनल मोर्टिलिटी और मोर्बिडिटी। चलेगा आंसर आपको बताना है पोस्ट पार्टम हेमरेज का जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है वो क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। चलेगा आंसर आपको बताना है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। बेसिकली मेजर कॉम्प्लिकेशन पूछा है आपसे, पोस्ट पार्टम हेमरेज का मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या होगा। चलेगा यहां पर अगर बात करते हैं अपन, यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो आपके हिसाब से अगर अपन चॉइस करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। मैटरनल मोर्बिडिटी या मोर्टेलिटी यहां पर होगा, क्योंकि मेजर कॉम्प्लिकेशन किसके रिगार्डेड होगा? मदर के रिगार्डेड होगा। क्या होगा सर? यहां पर जो मदर है उसके अंदर हेमरेज हो रहा है, पोस्टमार्टम हेमरेज हो रहा है, तो ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है तो मैटरनल से रिगार्डेड रिस्क ज्यादा रहेगा। सबसे ज्यादा रिस्क किसका रहेगा? मैटरनल के रिगार्डेड रहेगा। ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन पहले प्रीवियसली एग्जामों के अंदर पूछा हुआ है, तो इसके अंदर ऑल ऑफ दी अबव भी कई जगह माना गया है। कई बार इसको ऑल ऑफ दी अबव भी माना जाता है, क्योंकि यहां पर देखिएगा इन्फेंट और चाइल्ड दोनों की भी रिस्क हो सकती है, क्योंकि अगर मदर के रिस्क हो गई है तो इनकी भी रिस्क होती हैं, इसीलिए तीनों ही ऑप्शन यहां पर करेक्ट माने जाते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल मेजर की बात करें, बिल्कुल करेक्ट की बात करें तो यही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी ही होना चाहिए। बाकी इसको ये भी माना है, सभी को भी माना है और इसको भी मान सकते हैं, लेकिन बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें, बिल्कुल मेजर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होता है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया, फिर भी इस क्वेश्चन में डाउट हो तो जरूर से बताइएगा क्या इसके अंदर क्वेश्चन हो सकता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट और सिंपल सा क्वेश्चन क्या कहता है? सिंपल सा क्वेश्चन ये कहता है, देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन ये कहता है 110 के अंदर हाउ मच ml ऑफ ब्लड लॉस इन द पोस्ट पार्टम हेमरेज ड्यूरिंग द नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी हुई है लेकिन पोस्ट पार्टम हेमरेज हुआ है, यानी जो जनरली ये कहा गया है आपसे जो पीपीएच होता है उसके अंदर कितना ब्लड लॉस होता है कि उसको कंसिडर किया जाता है पीपीएच होगा। पहला ऑप्शन यहां पर है लेस देन 500 ml, सेकेंड ऑप्शन है मोर देन 500 ml, थर्ड ऑप्शन है 1000 ml, फोर्थ ऑप्शन है 2000 ml। आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। पीपीएच कब होगा, यानी पीपीएच कब कंसीडर करेंगे? बिल्कुल सबको याद होगा यार, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जब ब्लीडिंग 500 ml यानी 500 ml से ज्यादा हो जाए तो उसको अपन कहते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। क्या कहते हैं जी? पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। याद रखेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है 111 111 नंबर क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मान सीमन, व्हाट डू यू मीन्स बाय द सीमन सिंड्रोम। क्या है? सीन सिंड्रोम है। अब ये किससे रिगार्डेड है? डायरेक्टली आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर डिक्रीज फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकंड ऑप्शन है डिक्रीज फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस, और सी ऑप्शन है यहाँ पर डिक्रीज फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, और डी ऑप्शन है यहाँ पर इंक्रीज फंक्शन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। चलेगा डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा है कि जो सीन डिजीज है, सीहन जो सिंड्रोम है वो किससे रिगार्डेड है। जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है सभी को याद होगा। चलिएगा अगर बात करें सीहन डिजीज की, सीहन सिंड्रोम की, तो डायरेक्टली ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिगार्डेड है। डायरेक्टली ये किससे रिगार्डेड है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपोर्टेंट है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देखिएगा, क्या क्वेश्चन कहता है, जल्दी से आपको आंसर देना है फटाफट से। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? 112 नंबर क्वेश्चन है। 112 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा, समझिएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्क फैक्टर ऑफ द पोस्टपार्टम हेमरेज इन वेजाइनल डिलीवरी। देखिए क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा ये पूछा है कि वेजाइनल डिलीवरी हुई है, वेजाइनल डिलीवरी हुई है तो उसके अंदर रिस्क फैक्टर क्या होगा पोस्टपार्टम हेमरेज के रिगार्डेड, यानी पीपीएच के रिगार्डेड क्या रिस्क फैक्टर होगा। आंसर आपको बताना। पहला ऑप्शन यहां पर प्रोलॉन्ग्ड लेबर,
सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर प्री इक्लेम्सिया, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर मल्टीपल प्रेगनेंसी और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव। चलेगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? वेजाइनल डिलीवरी हुई है तो पोस्टपार्टम हेमरेज का रिस्क फैक्टर कौन कौन सा होगा? चलिए आंसर आपको देना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? चलेगा, यहां पर अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही हो सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीनों ही हो सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑल ऑफ दी अबव बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है? ऑल ऑफ दी अबव बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहां पर प्रोलॉन्ग लेबर के कारण से पीपीएच हो सकता है, अगर लेडी को पहले से प्री क्लेम्सिया था तो उसके कारण से हो सकता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो उसके कारण से भी हो सकता है। तो तीनों ही यहां पर करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाउ मेनी टाइप ऑफ द पोस्टपार्टम हेमरेज। चलेगा, पीपीएच के टाइप यहां पर पूछे कि पीपीएच के बेसिकली कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली पीपीएच के टाइप आपसे पूछे तो कितने टाइप से पीपीएच हो सकता है, तो आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन है 4 टाइप होते हैं, सेकंड ऑप्शन है 2 टाइप्स होते हैं, थर्ड ऑप्शन है 3 टाइप्स होते हैं और फोर्थ ऑप्शन है 6 टाइप होते हैं। बेसिक टाइप की पूछिए, बेसिक टाइप कितने होते हैं? पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, पीपीएच होता है, उसका बेसिकली कितने टाइप्स होते हैं, आंसर आपको बताना है। चलेगा, यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। बेसिकली पीपीएच के 2 टाइप्स होते हैं, बेसिकली पीपीएच के 2 टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? अर्ली और लेट, अर्ली और लेट, या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, या फिर इमीडिएट और लेट, अर्ली या लेट, कैसे भी आप बोले, लेकिन बेसिकली 2 टाइप के यहां पर पीपीएच देखने को मिलते हैं। बेसिक टाइप है 2 टाइप, कितने टाइप है? 2 टाइप बेसिकली यहां पर देखने को मिलते हैं। याद रहे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, आपको आना चाहिए, देखिएगा समझिएगा। 114 नंबर क्वेश्चन, 114 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मच अमाउंट ऑफ द ब्लड लॉस इन द एस्टिमेटेड ड्यूरिंग द लोअर सेगमेंट सीजरियन सेक्शन, यानी LSCS किया जा रहा है, लोअर सेगमेंट सीजरियन सेक्शन किया जा रहा है, तो कितना ब्लड लॉस होगा, कितना ब्लड लॉस होता है? जनरली आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा 250 टू 500 ml, 250 से लेकर 500 ml। सेकंड ऑप्शन है 400 टू 500 ml, 400 से 500 ml। थर्ड ऑप्शन है 500 टू 1000 ml, 500 से लेकर 1000 ml। और फोर्थ ऑप्शन है 1000 टू 2000 ml, 1000 से लेकर 2000 ml। चलिएगा, आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। सीजेरियन सेक्शन हुआ है, सीजेरियन सेक्शन में भी कौन सा? LSCS हुआ है, लोअर सेगमेंट सीजेरियन सेक्शन हुआ है, तो कितना ब्लड लॉस होगा ड्यूरिंग द सीजेरियन सेक्शन, आंसर आपको देना है। उम्मीद है सभी को याद होगा, जिसको याद नहीं है वो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सीजेरियन सेक्शन के अंदर आपका जो ब्लड लॉस होता है, ब्लड लॉस होता है वो 1000 तक होता है, 1000 ml तक होता है, यानी 500 से लेकर 1000 ml तक वहां पर क्या हो सकता है? ब्लड लॉस हो सकता है। याद रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। जो प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज होता है वो क्या होता है, उसका मीन्स क्या होता है? प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज का मीन्स क्या होता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना। पहला ऑप्शन दिखेगा यहां पर, पहला ऑप्शन यहां पर दिखेगा, उम्मीद है सारे ऑप्शन आपको इजीली दिख पा रहे होंगे। देखिएगा, पहला ऑप्शन है यहां पर वेजाइनल ब्लीडिंग दैट अकर विद इन द 24 वीक ऑफ द 24 हावर है, वीक नहीं है, 24 हावर ऑफ द बर्थ ऑफ द बेबी। सेकेंड ऑप्शन है वेजाइनल ब्लीडिंग दैट अकर इन बिटवीन द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बिटवीन हो रहा है। थर्ड ऑप्शन है वेजाइनल ब्लीडिंग दैट अकर द आफ्टर द 6 वीक ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी, 6 वीक के बाद हो रही है। उसके अलावा फोर्थ ऑप्शन है वेजाइनल ब्लीडिंग दैट अकर द आफ्टर द 48 वीक ऑफ 48 हावर ऑफ द बर्थ ऑफ द बेबी। चलेगा, क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर है? सिंपल सा ऑप्शन समझ में आ गया। पहला ऑप्शन है कि ब्लीडिंग कब हो रही है?
24 घंटे में हो रही है, बेबी का जैसे ही बर्थ हुआ 24 घंटे के अंदर हो रही है। सेकंड ऑप्शन है ब्लीडिंग हो रही है प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग, ठीक है, बिटवीन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर ही ब्लीडिंग हो रही है। थर्ड ऑप्शन है वेजाइनल ब्लीडिंग अकर आफ्टर द 6 वीक, 6 वीक के बाद, बेबी का डिलीवरी हो गई है उसके 6 वीक के बाद ब्लीडिंग हो रही है। और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर वेजाइनल ब्लीडिंग दैट अकर आफ्टर द 48 हावर ऑफ द बेबी बर्थ। अब बताइए फटाफट से क्या इसका करेक्ट आंसर है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें अपन बिल्कुल करेक्ट आंसर की, तो प्राइमरी जो पोस्टपार्टम हेमरेज होता है जनरली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, बेबी की जैसे ही डिलीवरी हो जाती है विद इन 24 हावर के अंदर ब्लीडिंग होती है, 24 हावर के अंदर ब्लीडिंग होती है, दैट इज अ प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। याद रखिएगा, प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होना चाहिए। चलिएगा क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, व्हाट आर द 4T दैट माइट रिजल्ट द पीपीएच, पीपीएच जो होता है यानी पोस्टपार्टम जो होता है उसके अंदर 4T क्या है, 4T क्या है, और 4T का आंसर बताना है। 4T पहला ऑप्शन है यहां पर ट्रोमा, टॉक्सिन, ट्रेवल और टिश्यू। सेकंड ऑप्शन है यहां पर थ्रेड, थ्रोम्बिन, टीयर और टोन। थर्ड ऑप्शन है ट्रोमा, टिश्यू, थ्रोम्बिन और टोन। फोर्थ ऑप्शन है ट्रेवल, टिश्यू, थ्रोम्बिन और टॉक्सिन। चलेगा आंसर बताइएगा कौन सा पेयर यहां पर बिल्कुल सही है, कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है, पीपीएच के रिगार्डेड 4T कौन से बिल्कुल सही है। याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद होना चाहिए। चलेगा आंसर आपको बताना है फटाफट से क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहां पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहां पर देखने को मिलेगा आपको ट्रोमा, टिश्यू, थ्रोम्बिन और टोन। सबसे पहले टोन, फिर ट्रोमा, फिर टिश्यू, फिर थ्रोम्बिन, ये देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी। क्या देखने को मिलेगा, ट्रोमा, टिश्यू, थ्रोम्बिन और टोन। सबसे पहले टोन, फिर ट्रोमा, फिर टिश्यू, फिर थ्रोम्बिन। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा क्या क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन ये कहता है 117 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द पीपीएच, कौन सा सिम्टम पीपीएच के अंदर नहीं होता है। आंसर बताना है फटाफट से क्या इसका करेक्ट आंसर है, कौन सा सिम्टम पीपीएच के अंदर नहीं होता है। चलेगा आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन यहां पर है लॉस ऑफ एक्सेसिव ब्लड, सेकंड ऑप्शन यहां पर है ब्लड प्रेशर फॉल, थर्ड ऑप्शन है हार्ट रेट इंक्रीज और फोर्थ ऑप्शन है कन्वर्जन। चलेगा आंसर आपको बताना है कि पीपीएच के अंदर जो पोस्टपार्टम हेमरेज होता है उसके अंदर कौन सा क्लिनिकल फीचर देखने को नहीं मिलता है, कौन सा क्लिनिकल फीचर देखने को नहीं मिलता है पीपीएच की कंडीशन में। चलेगा आंसर आपको बताना है फटाफट से क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर की अगर अपन बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कन्वर्जन देखने को नहीं मिलता है। बेसिकली अगर बात करें पीपीएच हुआ है, हेमरेज हुआ है तो लॉस होता है, ब्लड लॉस होता है, बिल्कुल लॉस ऑफ एक्सेसिव ब्लड होता है। अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो उसका बीपी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, बीपी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अगर बीपी गिर रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है तो उसका हार्ट रेट क्या होगा, बढ़ेगा। बिल्कुल तीनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन कन्वर्जन वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा ताकि इसी तरीके से सभी तक सेशन पहुंच जाए, सभी सेशन का बेनिफिट ले सके, सभी को सेशन का बेनिफिट मिल सके। और जो भी कैंडिडेट पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिलता रहे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 118 नंबर और कहता क्या है, विच ऑफ दी फॉलोइंग मेथड विल कैन बी यूज्ड फॉर द नेचुरल रिलीज ऑफ द ऑक्सीटोसिन इन द बॉडी। देखिएगा, बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाना है तो उसका नेचुरल मेथड कौन सा है। फॉलोइंग ऑप्शन में से नेचुरल मेथड आपको बताना है कि ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो कि कॉन्ट्रैक्शन के रिगार्डेड रेस्पॉन्सिबल होता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करता है। तो ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाना है तो यहां पर क्या होना चाहिए, यानी कौन सा नेचुरल मेथड है ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाने के लिए, क्या है
इंपॉर्टेंट मेथड है, नेचुरल मेथड की बात की जा रही है। पहला ऑप्शन यहां पर देगा निप्पल स्टिमुलेशन, सेकंड ऑप्शन है ब्रेस्ट फीडिंग ट्रिगर्स, थर्ड ऑप्शन है यहां पर मसाजिंग ऑल ओवर द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर ऑल ओवर मसाजिंग करना, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। चलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निप्पल स्टिमुलेशन से एक्सीटोसिन जो होता है सिक्रेट होता है, बिल्कुल रिलीज बढ़ाया जा सकता है निप्पल स्टिमुलेशन से। बिल्कुल क्या है, नेचुरल मेथड है, याद रखेगा नेचुरल मेथड है किसका, ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाने का, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, विच इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पीपीएच, पीपीएच का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, फटाफट से आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। पीपीएच का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, फटाफट से आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन यहां पर है यूटेराइन एटोनी, सेकंड ऑप्शन है यहां पर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, थर्ड ऑप्शन है यहां पर हाइपरटेंशन और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर ऑल ऑफ दी अबव। आंसर क्या करना है आपको, मोस्ट कॉमन कोज पूछा है पीपीएच का, ऑलमोस्ट सभी को याद होगा, जिसको याद नहीं है वो याद कर लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना तो गलत नहीं करना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलेगा, इस क्वेश्चन का अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर अपन कहे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है, यूटेराइन एटोनी। यूटेराइन, यूटरस के अंदर अगर एटोनिसिटी है तो पीपीएच देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन कोज माना जाता है पीपीएच का, याद रखना है, यूटेराइन एटोनी मोस्ट कॉमन कोज माना जाता है, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है और सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, 120 नंबर क्वेश्चन है, क्या रहा है, देखिएगा, विच ड्रग एडमिनिस्टर्ड आईएम इंजेक्शन एज प्रोफाइलेक्सिस इज प्रिवेंट टू पीपीएच। देखिएगा, पीपीएच यानी पोस्टमार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, प्रोफाइलेक्सिस की बात की जा रही है, प्रिवेंट के लिए, ठीक है। तो पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए, पीपीएच को रोकने के लिए, पीपीएच से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन आप लगाएंगे। पहला ऑप्शन यहां पर है ओवेरोन, सेकंड ऑप्शन यहां पर ऑक्सीटोसिन, थर्ड ऑप्शन यहां पर है मैग्नीशियम सल्फेट और फोर्थ ऑप्शन यहां पर डाइजेपाम। चलेगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा इंजेक्शन आप एडमिनिस्टर करेंगे, चलेगा, आंसर आपको बताना है, फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। उम्मीद है सभी को याद होगा, नहीं याद है तो याद रखेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया जाता है प्रिवेंशन करने के लिए, किसके रिगार्डेड, पीपीएच के रिगार्डेड। पोस्टमार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का या ऑक्सीटोसिन का क्या किया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है आईएम रूट से। उम्मीद है यहां तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, तो इस सेशन को यहीं पर फिनिश करेंगे और आपके ब्लॉक के ऑल ओवर क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको नेक्स्ट सेशन के अंदर हम थर्ड ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, वहां पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर आपका थर्ड ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा, थर्ड ब्लॉक के रिगार्डेड हम सारे क्वेश्चन को इसी तरीके से सोल्व करेंगे। तो आपका ये वाला ब्लॉक यानी मैटरनल हेल्थ से रिगार्डेड जो ब्लॉक आपका था सेकंड ब्लॉक वो फिनिश होता है यहां पर, और इसी के साथ इस सेशन को मैं यहीं पर फिनिश करता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी तक मिशन एजुकेशन ऐप पर नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं, जो भी इंटरेस्टेड है वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं।